नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में कि 1857 की क्रांति किस प्रकार शुरू हुई और इसके कारण और परिणाम क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं 1857 की क्रांति को। 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश राज्य की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। विद्रोह यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसने हासिल कर ली थी। विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है। सिपाही विद्रोह ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा, भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह भारतीय इतिहासकारों द्वारा, 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। विद्रोह के कारण, राजनीतिक कारण, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और व्यक्तिगत का सिद्धांत था। बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा हो गया। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं थी। डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत के सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर और झांसी जैसे कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया। जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर भी हड़प लिए गए। लाल डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, जिससे अभिजात वर्ग के हजारों लोग, अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए। इस कार्यवाही ने एक वफादार राज्य अवध को असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया। आखिर क्या था ये व्यक्तिगत का सिद्धांत? वर्ष 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार व्यक्तिगत का सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीक का सामना किया गया था। इसमें अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासन के निस्संतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। अतः शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। इन समस्याओं में ब्राह्मणों के बढ़ते असंतोष को भी शामिल किया गया था, जिसमें कई लोग राजस्व प्राप्ति के अधिकार से दूर हो गए थे या अपने लाभप्रद पदों को खो चुके थे। सामाजिक और धार्मिक कारण। कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। 1850 के एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों को पदोन्नति कर दी जाती थी। भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को भी सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। इससे लोगों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में प्रवृत्ति करने की योजना बना रहे हैं। सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को सीधे चुनौती दे रहे थे। यहाँ तक कि रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया था। आर्थिक कारण। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तरीके से परेशान थे। अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें उनके हाथ से निकलती जा रही थीं। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे और वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे। इसलिए किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ, जिसने विशेष रूप से भारत के कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया। भारतीय हस्तकला उद्योगों को ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। सैन्य कारण। 1857 के विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87 था, लेकिन
उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। एक भारतीय सिपाही को उसकी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था। उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी। वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। लॉर्ड कैनिंग। चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल था। वह वर्ष 1858 में भारत का पहला वायसराय बना। उसके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं में निम्नलिखित को शामिल किया गया है। वह 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित करना, जिसने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत करी। व्यक्तिगत के सिद्धांत को वापस लेना, जो 1858 के विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता का परिचय, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियम, भारतीय दंड संहिता 1858। ये सारी चीज़ें लॉर्ड कैनिंग के द्वारा के शासनकाल में लागू की गई थी। तात्कालिक कारण। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण सैनिक थे। एक अफवाह यह फैल गई थी कि एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूसों का मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों ने इसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस ले लिया गया, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर अशांति फैल चुकी थी। मार्च 1857 को नए राइफल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया था। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की सजा दी गई। विद्रोह के केंद्र। विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। विद्रोह के मुख्य केंद्रों में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आरा जिले शामिल थे। लखनऊ यह अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। झांसी से 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठाने से इनकार कर दिया था। ग्वालियर से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया। वह ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी, लेकिन अंततः अंग्रेजों से हार गईं। ग्वालियर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। बिहार। विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया, जो जगदीशपुर बिहार के शाही घराने से थे। दमन और विद्रोह। 1857 का 1 वर्ष से अधिक समय तक चला विद्रोह। इसे 1858 के मध्य तक दबा दिया गया था। मेरठ में विद्रोह भड़काने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांत की घोषणा की गई थी। विद्रोह की असफलता के कारण सीमित प्रभाव। हालांकि विद्रोह काफ़ी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित रहा। विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था, जैसे सिंधु, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग। बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर तथा राजपूताना के लोग भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए। दक्षिणी प्रांतों ने भी इसमें भाग नहीं लिया। प्रभावी नेतृत्व नहीं। विद्रोहियों में एक प्रभावी नेता का अभाव था। हालांकि नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई आदि बहादुर नेता थे, लेकिन वे समग्र रूप से आंदोलनों को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके। सीमित संसाधन। सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार एवं परिवहन तथा संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे, इसलिए विद्रोहियों के पास हथियारों और धन की कमी थी। मध्य वर्ग की भागीदारी नहीं। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्य वर्ग, बंगाल के अमीर व्यापारियों और जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद करी।
विद्रोह का परिणाम कंपनी शासन का अंत। 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी। यह विद्रोह भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत का कारण बना। ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन। ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। इसकी घोषणा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी। भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर पड़ा। भारत का कार्यकाल देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया था। धार्मिक सहिष्णुता। अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करेंगे। प्रशासनिक परिवर्तन। भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद से स्थानांतरित किया गया। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई थी। व्यक्तिगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था। अपनी रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई थी। सैन्य पुनर्गठन। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया, लेकिन शस्त्रागार ब्रिटिश शासन के हाथों में रहा। बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। निष्कर्ष। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए थे। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज रोप दिए थे। 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तकें। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पूरन चंद्र जोशी द्वारा रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम। और जॉर्ज ब्रूस मलेसन द्वारा द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 और क्रिस्टोफर हिबर्स द्वारा ग्रेट म्यूटिनी। इकबाल हुसैन द्वारा रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857। खान मोहम्मद सादिक खान द्वारा एक्सक्वेशन ऑफ ट्रूथ। अनसुंग हीरोज ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पुस्तकें लिखी गई थीं। तो ये था 1857 के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।